हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट बिल्कुल एकदम समाप्ति की कगार पर है। आज हम पढ़ रहे हैं फर्नीचर के बारे में, कल हम पढ़ेंगे पुष्प सज्जा के बारे में और हमारा जो होम मैनेजमेंट है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि जो होम मैनेजमेंट का पार्ट हम देख रहे हैं वो है हमारी आंतरिक गृह सज्जा। आंतरिक गृह सज्जा आप पुष्पों से करते हैं, फर्नीचरों से करते हैं, प्रकाश से करते हैं। ये मुख्य आपके 3 हमने देखे थे जिसके द्वारा आप अपने आंतरिक गृह सज्जा को करते हैं। अब आंतरिक सज्जा में आपने प्रकाश पहले ही देख लिया था। कल की क्लास में आपने कर्टन वगैरह के बारे में समझ लिया था। आज हम समझेंगे फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर क्या है? इसका महत्व क्या है? कितने प्रकार के फर्नीचर होते हैं? इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्नीचर के इतिहास से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा-सा हम इनको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर आंतरिक सज्जा की बात की जाए, तो आंतरिक सज्जा में ये जो हमारे फर्नीचर होते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फर्नीचर का महत्व ना केवल आंतरिक सज्जा के लिए किया जाता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति फर्नीचर में विशिष्ट रुचि इसलिए लेता है क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रकार का उत्पाद होता है। देखने के साथ ही हम फर्नीचर को छूते और अनुभव भी करते हैं और ये हमें हमारे शरीर को आराम देने का कार्य करते हैं। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर से आप क्या समझते हैं? फर्नीचर अगर जब हमने फर्नीचर का नाम लिया तो आपके दिमाग में फर्नीचर का मतलब ये आया कि जैसे जो चेयर होता है, जो आपके बैठने के लिए उपयोग किया जाता है। बट आपको समझना है कि फर्नीचर क्या है? फर्नीचर से तात्पर्य उस सामान से है जो लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थों से बना हो तथा सोने, बैठने, कार्य करने, वस्तु रखने इन सब के कामों में उपयोग में लाया जाता हो। जैसे आपका मेज हो गया, कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, तिपाई हो गया, मोड़न हो गया, तख्त हो गया, चारपाई हो गया, पलंग हो गया, चौकी हो गया या आपके जो रैक होते हैं जिस पर आप सामान रखते हैं, बुक रैक ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, अलमारियाँ ले लीजिए, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? ये सारे के सारे आपके फर्नीचर में ही आते हैं। तो अभी तक जब हम फर्नीचर का नाम ले रहे थे, तो आपके दिमाग में सिर्फ़ वही एक बैठने वाला यानी कि चेयर का नाम आपको समझ में आ रहा होगा। या आप बहुत ज़्यादा सोचे होंगे तो आप सोफ़े को सोच पाए होंगे कि फर्नीचर क्या है? यही है। बट ध्यान रखिएगा कि फर्नीचर क्या-क्या होते हैं। तो ये जितने नाम आपके सामने दिख रहे हैं, इनके अलावा भी जो भी चीज़ आप अपने सामान को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बैठने के लिए आप उपयोग में लाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके फर्नीचर के ही अंतर्गत आती हैं। मतलब ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने, अपने सामानों को संग्रह करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्हीं को हम फर्नीचर कह देते हैं। या फिर अगर और भी इसका अर्थ समझें आप, तो घर के चलायमान उपकरणों से है, फर्नीचर का मतलब ऐसे घर के चलायमान उपकरणों से है, जो सज्जा व उपयोग के लिए घर में या फिर कहीं ऑफ़िस वग़ैरह में प्रयोग में लाते हैं, जिसमें आप वही अलमारी हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, इन सब का हम उपयोग करते हैं। आप इसको संक्षिप्त में कैसे समझ सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि फर्नीचर घर की एक आवश्यकता है, जो घर की क्रियाशीलता बढ़ाने, सुविधा प्रदान करने, सज्जा के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगर आपके घर पर फर्नीचर ना हो, तो आपका घर बिल्कुल बिखरा-बिखरा सा होगा। आपको कार्य करने में असुविधा होगी, लेकिन फर्नीचर की वजह से हम ये फर्नीचर हमारे घर का एक आवश्यक तत्व होता है, एक आवश्यक वस्तु मानी जाती है।
हर एक परिवार अपने समर्थ के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार फर्नीचर व्यवस्था करता है। अगर जैसे जो निम्न आय वर्ग वाले हैं, वो क्या करते हैं, तो उनके पास केवल जैसे चौकी हो गई, चारपाई हो गई, पटरा हो गया, इन सब में काम चला लेते हैं। लेकिन वहीं अगर उच्च वर्ग की हम बात करें, तो इनके पास सोफ़ा हो गया, अलमारी हो गई, नक्काशीदार फर्नीचर हो गए, ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं। और धीरे-धीरे जो समय है ये फर्नीचर की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे घरों में फर्नीचर की उपयोगिता को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। अगर हम इसके महत्व की बात करें, जैसे जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर का महत्व क्या है? महत्व की अगर हम बात करेंगे तो फर्नीचर हमारे आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों पहले व्यक्ति किसी न किसी रूप में फर्नीचर का प्रयोग कर रहा था। ये हम आज अचानक से फर्नीचर का उपयोग नहीं करने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये हजारों वर्ष पहले मिस्र में हुआ था और धीरे-धीरे करके ये सभी देशों ने इसको उपयोग करना शुरू कर दिया, इसको स्वीकार कर लिया और अपने-अपने स्तर पर ये जो है प्रयोग में प्रगति करने लगा, यानी कि अपने-अपने स्तर पर लोगों ने इसे प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। पहले की अगर हम बात करें, फर्नीचर का महत्व केवल सज्जा की दृष्टि से नहीं होता था, बल्कि ये कई उपयोगों को स्वीकार करने की वजह से होता था। जैसे अगर हम इसके महत्व की बात सबसे पहले करें, तो रहन-सहन सुविधाजनक बनाने के लिए। हम पहले जो है फर्नीचर हमारे दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाता है। प्रत्येक कक्ष में उससे संबंधित फर्नीचर हमारी क्रियाओं को सहज बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे जहाँ पर किचन है आपका, जहाँ पर आप खाना खाते हैं, वहाँ की बात करें, आपके जो टेबल के पास चेयर लगे होते हैं, आपके जो टेबल होते हैं, जो खाने की व्यवस्था है, वहाँ पर हम अलग फर्नीचर रखते हैं। हमारे कमरों में अलग-अलग फर्नीचर होते हैं। जैसे अगर घर में कोई अतिथि हैं, घर में अतिथि आने पर हमें परेशान नहीं होना पड़ता है, वहाँ बैठाएँ, कहाँ बैठाएँ, क्या बिछाएँ, क्या ले जाएँ, कहाँ ना ले जाएँ, कहाँ हटाएँ सामान। तो हमारे यहाँ व्यवस्था होती है, सोफ़ा हो गया या फिर कुर्सियाँ हो गईं, हम पहले से ही लगा कर रखते हैं। कोई मेहमान आता है तो वो बैठता है, या जैसे पहले जो हुआ करता था, पहले इतना ज़्यादा हमारे पास फर्नीचर वग़ैरह की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी आप अगर आज से 10 साल पहले जाएँ या आप अभी भी गाँव में जाएँ तो देखेंगे आपको सोफ़ा और चेयर के अलावा आपको तख़्त मिल जाता है। तख़्त अगर जैसे घर पे कई लोग आ गए हैं, मेहमान कई आ गए हैं, तो हम तख़्त निकाल देते हैं, तख़्त पे बैठते हैं, कुछ चेयर भी रख देते हैं। तो इस तरह से रहन-सहन की सुविधा के लिए हम फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है सज्जा के दृष्टिकोण से। आजकल बिना फर्नीचर के हम अपने घर को सजाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हमारे घर को सजाने की बात की जाए, तो हम बिना फर्नीचर के सोच ही नहीं सकते हैं। आपको पता है कि हमारे घर पे अगर कोई फंक्शन किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले चेयर की व्यवस्था की जाती है। हल्दी हो रही है, तो हल्दी के लिए जैसे शादी-विवाह हो गया, उसमें भी हल्दी के लिए चेयर अलग से होगा, मेहंदी के लिए चेयर होगा। अब जयमाल वाली बात ही अलग है, वहाँ पर तो चेयर होगा ही होगा। मतलब फर्नीचर से प्रत्येक जो कक्ष है, अगर हम कक्ष की बात करें, तो ये आपके कक्ष को भव्य बनाता है, शालीनता दिखाता है, अलंकरण को बढ़ाता है। और जो प्रेज़ेंट टाइम आपका चल रहा है, आधुनिक समय में जैसे शोकेस हो गए, नक्काशीदार अलमारियाँ हो गई, इन सब से हम सज्जा करते हैं। अगला है हमारा संग्रहण की दृष्टि से। अब संग्रहण की दृष्टि से क्या महत्व है? अच्छा ऐसे सोच के देखिए, कुछ और मत सोचिए। आपने जो आपकी बुकें हैं, आपने कहाँ रखी हैं? कहीं न कहीं पर तो रखी ही होंगी। अगर आपके पास फर्नीचर ना हो, तो आप कहाँ संग्रह करेंगे? फर्नीचर का उपयोग घर के तमाम सामान को रखने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें जैसे हमारे किचन में ही अगर फर्नीचर ना हो, अलमारियाँ ना हो, तो हम कहाँ चीज़ों को रखेंगे? अपने कपड़े कहाँ रखेंगे? अपनी पुस्तकें कहाँ रखेंगे? अपने बर्तन वग़ैरह कहाँ रखेंगे? तो
इनके बिना हम अपने घर को साफ-सुथरा भी नहीं रख सकते हैं, चीज़ों को सुरक्षित भी नहीं रख सकते हैं। तो संग्रह करने की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए फर्नीचर। अगला है समय एवं शक्ति की बचत की दृष्टिकोण से फर्नीचर जो होते हैं ये हमारी शक्ति, हमारे समय दोनों की बचत करते हैं। अगर आपको बार-बार ज़मीन पर बैठना, फिर उठना, बैठना, उठना, इसमें आपकी शक्ति ज़्यादा लगती है, साथ ही साथ आपका समय भी बहुत व्यय होता है। इसके अतिरिक्त आप बात करें तो रसोई में अलमारियाँ विशेष रूप से हमारे लिए हमारे कार्यों को बहुत सरल, कम समय में और शक्ति को कम व्यय करके हमारा काम हो जाता है। अगर आपको ये मान के चलिए कि अगर आपको ज़मीन पर बैठकर कपड़े प्रेस करने हैं, तो आपको ज़्यादा थकान लगेगी बजाय अगर आप मेज़ पर कपड़े रखकर प्रेस कर रहे हैं। तो ये फर्नीचर ने आपके समय, आपकी शक्ति इन सब को बचाने का कार्य किया है। अगला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी फर्नीचर का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे सर्दी में ज़मीन पर कुछ बिछाकर बैठने से आपके शरीर में सर्दी लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप जो हैं, अगर आप चेयर पर बैठ रहे हैं या फिर आप पलंग पर बैठ रहे हैं, बेड पर बैठ रहे हैं, तो इससे आपके शरीर में जो है ये सर्दी लगने की संभावना कम हो जाती है। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, इनको सोने के लिए ये बहुत, अगर ज़मीन पर सोना हो तो ये बहुत कष्टप्रद होता है। आपको पता है कि जैसे ठंडी का मौसम है तो भी आपने देखा होगा गाँव में ये जो धान से निकलने वाला जो पुइरा होता है, पुइरा आप सभी जानते हैं ना? जिनको काट-काट कर जानवर को खिलाया जाता है। धान का जो डंठल होता है, इसको लोग बिछाकर उसके बाद उस पर अपना रज़ाई ग गद्दा-वद्दा डालकर सोते हैं, ठीक है तब भी। लेकिन ये गर्मी के सीज़न में आपको जीव-जंतु जो छोटे-छोटे होते हैं, कीड़े, साँप, गोजर, बिच्छू, इन सब से बचाता है। तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये फर्नीचर का बहुत महत्व है। कार्य कार्य क्षमता बढ़ाने में, फर्नीचर हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। जैसे अगर हम अपने जो हमारा स्टडी रूम है, उसमें उचित कुर्सी मेज़ का होना या आपके पास ही बुक रैक का होना, ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर ऑफ़िस में भी फर्नीचर ना रहे, तो कार्य करने की क्षमता में बाधा आएगा। आपके किचन में अगर रैक वग़ैरह ना रहे, तो आपके कार्य में बाधा आएगी। आपके अगर कपड़े रखने के लिए अलमीरा नहीं है, तो भी आपके कार्यों में बाधा आएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो ये आपका फर्नीचर है, फर्नीचर आपका इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चाहे वो रहन-सहन का स्तर हो, चाहे आपका सज्जा के दृष्टिकोण से हो या फिर चीज़ों को संग्रह करने के दृष्टि से बात की जाए या फिर समय, शक्ति को बचाने के दृष्टिकोण से बात की जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से बात की जाए, तो इन सभी में फर्नीचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक? चलिए, ये तो हमने समझा कि फर्नीचर का महत्व क्या है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि जो आधुनिक समय है, हम फर्नीचर के बिना कोई कार्य सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक? अब हम अगर थोड़ा-सा इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें, ये फर्नीचर कब, कहाँ, कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में भी बात करना चाहिए। अगर बात करें हम फर्नीचर की, यानी कि फर्नीचर के इतिहास की, तो फर्नीचर का इतिहास आज का नहीं है, ये बहुत पुराना हो चुका है। अगर हम सबसे पहले प्राचीन डिज़ाइन की बात करें, तो प्राचीन डिज़ाइन यानी कि जो एंशिएंट डिज़ाइन होती थी आपकी, ये 15वीं शताब्दी में फर्नीचर की डिज़ाइन के विचार में और नमूने में प्राचीन ग्रीक, रोम और इजिप्ट के लोगों की ये देन है। अगर ये आप फर्नीचर डिज़ाइन की बात करें तो ये ग्रीक हो गए, रोम हो गए, इजिप्ट के लोग जो थे, इनकी देन है फर्नीचर। उस समय में फर्नीचर का थोड़ा
फर्नीचर अब अस्तित्व में आया है, तब उतना नहीं था, लेकिन कला और साहित्य से हमें ये पता चलता है कि कुछ आधारभूत स्वरूप उपयोग में लाए जाते थे। जैसे जैसे काँच हो गया, टेबल हो गया, चेस्ट हो गया, स्टूल हो गया, ये सब मतलब उस समय बहुत कम किस्में होती थी, लेकिन होती थी। प्राचीन समय में फर्नीचर बहुत पवित्रता लिए हुए थे। ये सुंदर लकड़ी, संगमरमर, कांसे यानी कि जो ब्रॉन्ज होता है, इन सब के बने होते थे। इसमें जो की गई सजावट थी, नक्काशी थी, पेंटिंग थी, इनके द्वारा आंतरिक जो डिज़ाइन थी वो होती थी। आप जो पुराने फर्नीचर देखेंगे, वो बहुत ही देखने में एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही सुंदर लगते थे, बड़े ही अच्छे उस पर नक्काशी किए जाते थे, बड़े अलंकारिक लगते थे। अगर इसी में फर्नीचर की शैलियों की बात की जाए, अगर हम बात करें विदेशी फर्नीचर की, तो जो विदेशी फर्नीचर की अगर हम बात करेंगे, तो विदेशी फर्नीचर जो है ये 15वीं 16वीं शताब्दी में इटली, यूरोप और अमेरिका में 3 विशिष्ट शैलियों का विकास हुआ था। हमारे लिए ये जो अभी आप शैलियाँ पढ़ेंगे, ये शैलियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका टाइम पीरियड। आपसे बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर हम इन शैलियों की बात करें तो इसमें आपका रीनेसेंस शैली आता है। सबसे पहले क्या आएगा? रीनेसेंस शैली आएगा। ध्यान रखिएगा इनका इंग्लिश भी और हिंदी भी यही है। रीनेसेंस को रीनेसेंस ही कहते हैं। शैलियाँ यानी कि मूवमेंट कह देते हैं। बारोक शैली यानी कि बारोक मूवमेंट हो गया। रोकोको शैली यानी कि रोकोको मूवमेंट हो गया। नियो क्लासिक शैली नियो क्लासिक मूवमेंट हो गया। ठीक? आपको इनका टाइम पीरियड बताना होता है। एक तरफ आपका ये शैलियाँ दे दी जाती हैं और दूसरी तरफ आपका टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें शैली की टाइम पीरियड होती है। अब एक-एक करके हम देख लेते हैं कि जो हमारी शैलियाँ हैं, ये कब-कब इनका प्रचार-प्रसार हुआ। तो अगर हम सबसे पहले रीनेसेंस शैली की बात करें, तो ये शैली आप इटली में देखेंगे, इटली में 1400 से 1800 के मध्य में विकसित हुई थी, जो कि क्लासिक फर्नीचर है। ये आपका क्या है? ये एक क्लासिक फर्नीचर है और विकास कब हुआ इसका? तो ये आपका 1400 से 1800 शताब्दी के मध्य में इसका विकास हुआ था। औपचारिकता के भाव को ये प्रदर्शित करता है। प्रतिष्ठा, गंभीरता, शांति का भाव ये लिए हुए है। ये फर्नीचर क्या है? तो ये फर्नीचर आपका प्रतिष्ठा, गंभीरता और शांति का भाव लिए हुए होते हैं। इन सब में ये आपको देखने को मिलता है। अगर हम ये आपसे कहें कि जो आपकी रीनेसेंस शैली है, इसमें आकार कैसे बनते थे? जो आप नक्काशी करते थे या जो आकार बनाते थे, वो कैसे बनते थे? तो इन फर्नीचरों में आकार जो होते थे, वो बड़े होते थे, सममितीय होते थे। आकार कैसे होते थे? तो आकार इसमें बड़े होते थे, सममितीय होते थे। अगर हम ये बात करें कि इसमें किस प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती थीं, तो इस जो फर्नीचर है इसमें चित्र जो होते थे मानव या फिर पशु इन सब की आकृतियाँ बनाई जाती थी। कलाकार इन सब की आकृतियाँ बनाते थे। साथ ही नक्काशी भी इसमें की जाती थी। और ये ओक या फिर अखरोट की लकड़ी से बनते थे। जब रीनेसेंस शैली बनती थी तो ये अखरोट हो गए और ओक हो गए इन सब की लकड़ियों से बनाते थे। इन शैली के अंतर्गत जैसे आपके अलमारी हो गए, कुर्सी हो गए, स्टूल हो गए, टेबल हो गए, मेज़ हो गए, ये सब बनाए जाते थे। गद्दे में वेलवेट, ब्रोकेड, सोने और दस्क इन सब के तंतुओं का भी उपयोग कर लिया जाता था। साथ ही साथ इनका रंग जो होता था वो सुनहरा, नीला, लाल ऐसे होते थे। ये फर्नीचर आपके औपचारिकता का भाव आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे किसका भाव होता था? तो इसमें औपचारिकता का भाव देखने को मिलता था। यहाँ से इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक? ये आपने कौन-सी शैली पढ़ी? तो ये आपने रीनेसेंस शैली के बारे में पढ़ा। टाइम पीरियड
1400 से लेकर 1800 शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ। ये एक आपकी क्लासिक फर्नीचर है। ठीक? चलिए, दूसरी अगर हम शैली की बात करें तो वो है बारोक शैली। क्या है? बारोक शैली है। इस शैली में भी आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है, ये भी कुछ नहीं है। ठीक? तो ये जो आपका बारोक शैली है, ये शैली भी आपकी इटली में ही, इस शैली का भी विकास कहाँ हुआ था? इटली में ही हुआ था। बट इसका जो टाइम पीरियड है वो 1550 से लेकर 1750 के मध्य में हुआ था। और इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो जो अभी-अभी आपने रीनेसेंस शैली के बारे में पढ़ा, इसी से मिलती-जुलती इसकी जो विशेषताएँ हैं, ये रीनेसेंस फर्नीचर से काफ़ी मिलती-जुलती हैं। तो इनमें आपको वही एक ध्यान रखना है रीनेसेंस के बारे में। अगला है आपका रोकोको शैली। अब ये रोकोको शैली क्या है? तो ये भी आपका एक विदेशी फर्नीचर का ही व्यवस्था है, या रोकोको शैली हम उसे कहते हैं। सबसे पहले इसका विकास देखिए, आपसे स्थान भी पूछ लिया जाता है कि रीनेसेंस कहाँ पर विकसित हुआ? इटली में। बारोक कहाँ हुआ? इटली में। लेकिन अगर रोकोको की बात की जाएगी तो ये फ्रांस में विकसित हुआ है। टाइम पीरियड है 1715 से लेकर 1775 ईस्वी के मध्य में ये विकसित हुआ। और ये आपका छोटा फर्नीचर असममितीय वाली व्यवस्था होती है जिसमें आप खड़ी रेखाओं का उपयोग करते हैं। ये आपको ये फर्नीचर आपको अनौपचारिकता का भाव दिखाता है। औपचारिकता आपको किसमें देखने को मिली थी? रीनेसेंस में और बारोक में। लेकिन रोकोको में आपको अनौपचारिकता का भाव देखने को मिला था। यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएँगे, आपको ध्यान रखना है। विलासिता, आराम, वास्तुकला का भाव ये आपको प्रकट करते हैं। साथ ही साथ आराम आराम तो आपने देखा ही, मित्रतापूर्ण, इन सारे भावों को प्रकट करता है कौन? आपका रोकोको शैली। तो ये फ्रांस का है। अब 2 आपका इटली का है, 2 आपका फ्रांस का है। एक जो आपका चौथा बचता है वो है आपका नियो क्लासिक शैली। अब जो नियो क्लासिक है, नियो क्लासिक को नियो क्लासिक ही बोलेंगे। इस ये फ्रांस में 1775 से लेकर 1800 के मध्य में इसका विकास हुआ था। और ये आपका एक छोटा सममितीय है, जैसे आपने अभी छोटा देखा। ये दोनों ही आपके जो जो आपके इटली में विकसित हुई थी जो शैलियाँ, वो आपकी औपचारिकता का भाव दे रही थी। साथ ही साथ इसमें हम बड़े डिज़ाइनों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो रोकोको है और जो नियो क्लासिक है, ये दोनों ही आपके फ्रांस में इनका विकास हुआ। और दोनों ही छोटे सममितीय खड़ी रेखा वाले ये सममित खड़ी रेखा वाले व अंडाकार पैर सीधे चित्राकार किए हुए व महोगनी व साटिन वुड के बने होते हैं। यानी कि महोगनी के लकड़ी आपको देखने को मिलेंगे, इसी में आपको जो है साटिन की लकड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इनके गद्दे इनके गद्दे में सिल्क व सूती के तंतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके गद्दे में आप किसका प्रयोग करते हैं? सिल्क का और सूत का उपयोग करते हैं। और ये नाजुक रंगों का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिष्ठा, नाजुकता व आराम का भाव आपको प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ये आपने समझा विदेशी फर्नीचर के बारे में। अगर हम थोड़ा-सा भारत के बारे में बात करें तो कई युगों से प्राचीन भारतीय साहित्य में फर्नीचर शब्द का संदर्भ दिया जाता है। फर्नीचर को प्रदर्शित करने वाला सामान्य जो भारतीय शब्द है वो पाली है। पाली में शेषना और संस्कृत में शयनता, ये आपका जो शयनता है, वैसे यहाँ से पूछा नहीं जाता है, शयनसता, ठीक? इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता था। हालाँकि जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके यही जो विदेशी फर्नीचर है, यहीं से पूछे जाते हैं। तो हमने भारत के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पर। देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन समझ में आएगा तो बनाएँगे, बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इन्हीं चारों के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, ये हमने तो शैलियाँ देख लीं। अब अगर हम बात करें
इनके प्रकार के, यानी कि फर्नीचर के वर्गीकरण की बात करें तो फर्नीचर का वर्गीकरण आपने कैसे किया है? फर्नीचर का वर्गीकरण आपने कई आधारों पर किया है। जैसे जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है कीमत के आधार पर, वैसे ही आप पदार्थ के आधार पर देखेंगे, शैली के आधार पर देखेंगे, बनावट के आधार पर देखेंगे और उपयोग के आधार पर भी देखेंगे। तो हम एक-एक करके इन आधारों की भी बात कर लेते हैं, इन वर्गीकरणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कीमत के आधार पर। क्योंकि फर्नीचर कीमत की कई श्रेणियों में मिलते हैं आपको और कीमत के आधार पर इन्हें हम सस्ता, मध्यम और महँगा फर्नीचर के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो अगर कीमत के आधार पर पूछा जाएगा तो यही 3 आपको ध्यान रखने हैं। अब सस्ता फर्नीचर, मध्यम फर्नीचर और महँगा फर्नीचर क्या-क्या होता है, थोड़ा हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो इसके लिए हमने आपके पास एक चार्ट लगाया है। उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। तो अगर हम सस्ते फर्नीचर की बात करें, ये आपका है सस्ता फर्नीचर, ये है आपका मध्यम फर्नीचर और ये है आपका महँगा फर्नीचर। आई थिंक थोड़ा-सा ब्लर हो रहा होगा आपको, बट आराम से सुनिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएँगी। सस्ता फर्नीचर, ये सस्ते पदार्थ से बने होते हैं। जो मध्यम फर्नीचर है, इसमें मध्यम कीमत के पदार्थ लगे होते हैं। जो महँगा है, इसमें महँगे पदार्थ के बने होते हैं। अगर हम सस्ते की बात करें तो ये सादे होते हैं, मध्यम आपके आकर्षक होते हैं, लेकिन जो विलासितापूर्ण होते हैं वो महँगे फर्नीचर होते हैं। अगर आपको विलासिता के लिए लेना है तो महँगा फर्नीचर आता है। साथ ही साथ इसमें परिसज्जा सहित होता है, ये पॉलिश वाले होते हैं और जो आपके महँगा फर्नीचर होगा इसमें हम महँगी परिसज्जा करते हैं। फिर आप अगर बात करें, इसे हम थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिख सकें, ठीक? ये आपको चीज़ें अभी प्रॉपर दिख रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपका वही है, ये आपका क्या है? ये आपने देखा था सस्ता, ये था मध्यम और ये था आपका महँगा फर्नीचर। ये सेकंड हैंड फर्नीचर भी इसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकंड हैंड का मतलब, जैसे सेकंड हैंड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई यूज़ कर रहा था, उसके बाद आपने लिया। बट इसमें जो है मध्यम वाले में भी नया होता है और जो आपका महँगा है, ये तो नया होता ही होता है। बाज़ार में औसत आकारों में उपलब्ध होता है। ये अलग-अलग आकार के मिल जाते हैं। कमरों के विशिष्ट आकार के अनुरूप मतलब जिस आकार का आपका कमरा है, उस आकार का आप इसको बनवाते हैं। अगला है, देशीय पदार्थों से बनाया जाता है और ये जो होता है आपका मध्यम वाला, ये प्रांतीय पदार्थों से बनाया जाता है, जबकि जब हम महँगे की बात करते हैं, तो इसमें जो विदेश से भी पदार्थों को मिलाकर इसमें बनाया जाता है। ये आपकी स्थानीय शैली में बनाई जाती है, ये आपकी देसी और आधुनिक दोनों शैलियों में बनाई जाती है और इसके लिए, यानी कि जो महँगा फर्नीचर है, इसके लिए हम आधुनिक या फिर विशिष्ट शैली का उपयोग करते हैं। अगला है आपका, ये जो आपके सस्ते फर्नीचर हैं, ये आपके कम मजबूत होते हैं और जो आपके मध्यम फर्नीचर हैं, ये आपके मजबूत होते हैं, जबकि अगर हम महँगे की बात करें, तो ये अत्यधिक मजबूत होते हैं। लोहे और सादे पेड़ों की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। अगर हम मध्यम की बात करें तो ओक हो गया, पाइन हो गया, मेपल हो गया, गोंद हो गया, इन सब से साथ ही साथ अच्छी स्टील, बेंत या फिर प्लास्टिक के बने फर्नीचर होते हैं। लेकिन अगर हम अगर हम बात कर रहे हैं सबसे महँगे की, तो महँगे में आपका शीशम हो गया, अखरोट हो गया, महोगनी हो गई, सागौन हो गए, अच्छा स्टील हो गया, फाइबर हो गया, काँच हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। आपको पता है जब आपने लकड़ियों के बारे में पढ़ा था, तो लकड़ियाँ आपकी महँगी थी, जिसमें आपका महोगनी और सागौन बड़े महँगे थे, ठीक? अगर हम बात करें कि जो आपका सस्ता फर्नीचर है उसमें सादी डिज़ाइन होंगी, लेकिन जो मध्यम कीमत का फर्नीचर है उसमें थोड़ी डिज़ाइन और होंगी। अगर महँगे फर्नीचर की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलाकृतियाँ इसमें की जाती हैं। इसमें सादी रेखाएँ होती हैं, मध्यम की बात करें तो सादी रेखाएँ, कभी-कभी इसमें कोणीय रेखाएँ
प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन जो महँगी होती हैं इसमें नक्काशीदार, घुमावदार और गद्देदार ये होती हैं। तो ये आपने कुछ विशेषताएँ देखें किसके, जो आपके मध्यम आकार की जो फर्नीचर हैं, उनके बारे में, मध्यम कीमत के, आकार के नहीं, मध्यम कीमत वाले, साथ ही साथ आपके ये जो उच्च कीमत वाले हैं और जो सस्ते कीमत वाले हैं, ठीक? आपने 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया था, कीमत के आधार पर आपने 3 भागों में बाँटा था। अब चलते हैं, हम देखते हैं पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर आप फर्नीचर को कितने भागों में बाँटते हैं? तो सबसे पहले हम लकड़ी, लकड़ी के लिए आप लकड़ी में मुख्यतः आपको सेलुलोज़ देखने को मिलता है और ये लंबे तंतु और कोसों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। आपने देखा कि अगर हम फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास जो अच्छी लकड़ियाँ हैं, कौन-सी हैं? जैसे शीशम हो गए, अखरोट हो गए, महोगनी हो गई, सागौन हो गए, ये आपके एक अच्छे लकड़ियाँ होती हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने फर्नीचर को बनाते हैं। तो इनमें हम महोगनी, अखरोट, इन सब के वृक्षों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे जो फर्नीचर हैं, वो अच्छे रहते हैं। इसमें आप कड़ी लकड़ी, नर्म लकड़ी, इन सब का प्रयोग कर लेते हैं। अगर दूसरी बात करें हम, दूसरी है हमारी प्लास्टिक की। प्लास्टिक की आपने प्लास्टिक का फर्नीचर देखा होगा या प्लास्टिक का फर्नीचर आप सभी के घरों पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम जो प्लास्टिक का फर्नीचर होता है, तो संश्लेषण कई क्षेत्रों में गृह सज्जा के क्षेत्र में जीवंत भूमिका निभा रहा है, जिसमें फर्नीचर आपकी बनावट भी सम्मिलित है। जो मोल्डेड कुर्सी हैं, आधुनिक डिज़ाइन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें आपको पारंपरिक विधियों को पूर्ण रूप से तोड़ा गया है। कड़ा, टिकाऊ, वज़न में हल्का, पोत में रुचिप्रद, आसान देखभाल, तुलनात्मक रूप से कम महँगा होने के कारण जो प्लास्टिक का फर्नीचर है, ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। आपके हमारे घरों पर लोहे के, लकड़ी के फर्नीचर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन प्लास्टिक के फर्नीचर ज़रूर देखने को मिल जाएँगे। यहाँ फर्नीचर से कहने का मतलब मेरा है, जैसे जो टेबल और ये टेबल हो गए, जो चेयर्स हो गए, इन सब की बात हम कर रहे हैं, ठीक? बाकी आप सोने के लिए अभी भी वही लकड़ियों वाला ही इस्तेमाल करते हैं। अलग-अलग चीज़ रखने के लिए आप अलग-अलग फर्नीचरों का उपयोग करते हैं, ठीक? और जब हम फर्नीचर में प्लास्टिक की बात करते हैं, तो आप इसमें कई रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इच्छानुसार इसको जो है आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम बात करें स्टील का, जैसे आपने फर्नीचर को देखा, ये लकड़ी का फर्नीचर देख लिया और आपने प्लास्टिक का फर्नीचर देख लिया। अगर हम बात करें स्टील की, यानी कि जैसे स्टील का यहाँ पर कहना सही नहीं होगा, यहाँ पर धातु होना चाहिए था। अब धातु में आपका पीतल, लोहा और स्टील, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग फ्रेम में ये बनाए जाते हैं। तो लोहे की चादर की जो अलमारी या पलंग, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तांबे के, एल्युमिनियम के, इन सब के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टील ना लिखकर आप ध्यान रखिएगा कि धातु की हम बात कर रहे हैं। अब धातु में कोई भी आपका आ सकता है। तो इन धातुओं को बनाना भी आसान होता है, इनको ढाल देते हैं अपनी इच्छानुसार, जिस आकार में चाहे उस आकार में हम इनको ढाल सकते हैं। साथ ही साथ इनकी देखभाल भी आसान होती है, इनको धोया भी जा सकता है, वज़न में हल्के भी होते हैं और कभी-कभी धातु की सतह की परिसज्जा घिस जाती है, तो हम इनको वापस से सही भी करवा सकते हैं। धातु की बनावट जो है, वो समस्या बहुत कम होती है, लेकिन फर्नीचर को उसकी मजबूती के लिए निरीक्षण करना आवश्यक होता है कि पहले आपको उस पर खड़ा होकर, हिला-डुला कर सब कुछ देख लेना चाहिए, फिर हमें लेना चाहिए। अगला है आपका बेंत का फर्नीचर। आधुनिक समय में बेंत का फर्नीचर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये कई सुंदर डिज़ाइनों में आपको देखने को मिल जाते हैं, वज़न में हल्के भी होते हैं, इधर-उधर आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, ये आरामप्रद होते हैं। बेंत के फर्नीचर सामान्यतः लकड़ी के फर्नीचर की अपेक्षा अधिक महँगे और कम मजबूत होते हैं। इसीलिए जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा इसका उपयोग कम किया जाता है।
क्योंकि भाई बार-बार टूटेगा तो उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो बार-बार ले जाएँगे। बट जो सुंदरता होती है इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आधुनिक मकानों में सादगीपूर्ण वैभव के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं या करते भी हैं, ठीक? तो ये आपने पदार्थों के आधार पर अपने जो हमारे कह सकते हैं जो हमारे फर्नीचर हैं उनका वर्गीकरण किया था। तीसरा हम देखेंगे जो तीसरा वर्गीकरण है, एक आपका ग्लास आ जाता है। ग्लास मतलब जो आपका पदार्थ में ही बात कर रहे थे, ग्लास यानी कि जो काँच है। तो ये काँच का भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कई काफ़ी समय से टेबल और जो चेस्ट हैं, इनके ऊपरी सतह पर आप काँच से सुरक्षित करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों पर जो टेबल रखे हैं, कई लोगों के घरों पर होंगे, तो उस पर हम टेबल पर वो काँच का लगा देते हैं, जो ऊपर का भाग होता है। इससे सुरक्षित काँच के उपयोग का भाग विचार पुरानी शैली का हो गया है। ये आप जो काँच का ये जो आप उपयोग करते हैं, ये पुरानी शैली का हो गया है, बट ये आपके घरों में जब आप काँच के टेबल का उपयोग करते हैं, तो ये आपके घर के वैभव को या एक प्रकार से कहते हैं कि भव्यता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और काँच की मोटी प्लेट का उपयोग आप जैसे भोजन करने का जो मेज़ होता है आपका, वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ी-सी इसमें असावधानी हो गई, तो ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये देखने में तो अच्छे होते हैं और ये इनको साफ-सफाई करना भी बहुत आसान होता है। अगला हम बात करेंगे शैली के आधार पर। शैली के आधार पर हम फर्नीचर का अगर वर्गीकरण करें, तो हम 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक सबसे पहले आपका आता है पारंपरिक शैली, यानी कि पारंपरिक शैली के जो फर्नीचर हैं, ट्रेडिशनल जो हैं, इन्हें रीतकाल के फर्नीचर भी कहते हैं और सामान्यतः पुराने मकानों में ये आपको देखने को मिलेंगे और ये पुराने समय में बनाए भी जाते थे। तो उस समय के पदार्थ और रचना के बने होने की वजह से ये वर्तमान समय में थोड़ा-सा अव्यावहारिक हो गए हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाता है और इन फर्नीचरों का उपयोग करने से पहले इन्हें या तो सुविधाजनक बनाया जाता है या उस काल के लक्षणों का उपयोग उसी रूप में करके फर्नीचर हम बनाते हैं। यानी कि आपको इसमें परंपरागत शैली में उस समय के जो इतिहास की झलक है वो देखने को आपको मिल जाती है। सुंदरता तो होती ही होती है और परंपरागत शैली के फर्नीचर में बड़े लकड़ी के और नक्काशीदार इसमें नमूने बनाए जाते थे। अगर हम बात करें आधुनिक शैली की, तो आधुनिक शैली ये आधुनिक पदार्थों या फिर तकनीकों और से सुसज्जित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आप प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक हो जाता है, फाइबर हो जाता है, काँच हो गया, फ़ोम के गद्देदार हो गए, बेत हो गए, ये सारी चीज़ें आप आधुनिक शैली में ही उपयोग करते हैं। और ये आपको देखने में भी सुंदर लगेंगे, मजबूत, क्रियात्मक, आरामदायक, अलग-अलग कीमतों पर आपको मिल जाते हैं। हर कोई व्यक्ति इनको खरीद सकता है। आधुनिक समय में मकान की योजना के साथ-साथ फर्नीचर की भी योजना बनाकर व्यक्ति पसंद और रुचि के फर्नीचर को बना सकता है। आधुनिक शैली में जो हम अगर आधुनिक शैली की बात करें, तो इसमें कुर्सियों को डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, कई प्रकार की डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम देशीय शैली की बात करें, तीसरी शैली है हमारी, तो बड़े शहरों में दूर विकसित होते हैं और ये ग्रामीण शैली से प्रभावित होते हैं। ये आपके सादे, आरामदायक, क्रियात्मक, कम खर्च वाले या मितव्ययितापूर्वक ये होते हैं। इनमें आपको अनौपचारिकता का भाव देखने को मिलता है और देशीय शैली से युक्त घरों में हम इनका प्रयोग करते हैं। वज़न में हल्के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक? सामान्यतः जो बेत-ओत के फर्नीचर होते हैं इसी शैली के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला होता है आपका बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है आपका केसगुड। केसगुड क्या होता है? तो जिनमें आप जैसे चेस्ट हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया और बुक रैक हो गया, आपका बुक केस हो गया, कुर्सियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं।
या फिर आप अन्य चीज़ों से भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो गद्देदार होती है, गद्देदार में आप जैसे सोफ़ा हो गया, कुर्सी जो कि पूर्णतः या फिर आंशिक गद्देदार होती हैं और इनको हम बेंडिंग के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये आपके कुछ अगर हम बनावट के आधार पर बात करें, तो ये आपके फर्नीचर होते हैं। हाँ, अगर बनावट की बात कर रहे हैं ये केस गुड में। केसगुड में अगर हम बनावट की बात करें या फिर गद्दे रहित जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये बनावट बड़ी एक जटिल प्रक्रिया होती है। अगर इनको संपूर्ण बनावट समझना उपभोक्ता के लिए आवश्यक होता है, तो आपको जब आप इसके जब बनावट की बात करते हैं, तो इसका बनावट अलग-अलग से इसकी कीमतों पर भी प्रभाव डालते हैं। आकार की बात करें तो आपका जैसे एक आकार देना होता है। ऐसे फर्नीचर जो ठोस लकड़ी से बनाए जाते हैं, उन्हें आरी के द्वारा इच्छित आकार आप प्रदान करते हैं, नक्काशी देते हैं, घुमाव देते हैं, अलग-अलग चीज़ों को जोड़कर आप फर्नीचर को बनाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करें, तो जैसे जो विभिन्न प्रकार के इसमें जोड़ देखने को मिलते हैं। जोड़ एक तो आपका होता है जैसे दोनों सिरा को मिलाकर जोड़ते हैं, एक आप होता है जूलू को जमाना होता है, लकड़ी के जो खूंटों के द्वारा आप जोड़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो पहले चारपाई बनाई जाती थी तो उसमें ऐसे कुछ ऐसे आपका लकड़ी होता था और ये इधर थोड़ा-सा ऐसा खूंटी टाइप का बना दिया जाता था, जो कि एक दूसरे वाले में होल होता था, उसी के आधार पर हम उसको जोड़ देते थे, ठीक? तो ये अलग-अलग आकार के बनाए जाते थे। अब हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट हमने उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया है, वो क्या होते हैं? अच्छा अगर फर्नीचर वाले या गद्देदार की बात की जाएगी, तो इसमें आपका ये जो कुर्सी है, सोफ़ा है, ये आ जाएगा और ये आपको आराम देते हैं, फ्रेम में खुले होते हैं, सिलाई की जाती है, इनकी बनावट भी अलग-अलग होती है। तो ये कई दृष्टों में भी बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, अगर हम इसे देखने की दृष्टि से ही बात करें। बाकी आरामदायक तो होते ही होते हैं। अगला अगर हम बात कर रहे हैं उपयोगिता के आधार पर, तो आराम हेतु और वस्तु रखने के लिए, यानी कि आप इसे 2 तरह से उपयोग में लाते हैं। एक तो आप आराम के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं और दूसरा आप इसको वस्तुओं को रखने के लिए या चीज़ों को रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे आराम में क्या आ जाता है? आराम में बैठना, सोना इन सब में जो सम्मिलित फर्नीचर हैं जैसे कुर्सी हो गए, सोफ़ा हो गए, बेंच हो गए, पलंग हो गए, आपकी बेड हो गई, तख़्त हो गए, ये सारी चीज़ें आपके आराम के लिए होती हैं। लेकिन अगर हम वस्तु को रखने के लिए फर्नीचर की बात करें, तो इसमें जो आपके केस गुड आते हैं जैसे टेबल हो गए, चेस्ट अलमारी हो गई, डेस्क हो गए, कोई भी सामान संग्रह करने के लिए जब आप फर्नीचरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके वस्तु रखने वाले फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि अब फर्नीचर का नाम लेने पर आप सिर्फ अपने बैठने के लिए ही नहीं बात करेंगे। फर्नीचर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जब आप किसी वस्तु को रखने के लिए, आप अपने आप को रखने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को रखने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप सोने के लिए, बैठने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे हमारे फर्नीचर होते हैं। अब चाहे वो लकड़ी के हों, प्लास्टिक के हों, काँच के हों और स्टील के हों, बेत के हों, किसी के भी हों, हैं तो हमारे फर्नीचर ही, ठीक? तो उम्मीद है कि ये फर्नीचर आपको समझ में आया होगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ों को नोट डाउन करिएगा और जो हमने अभी यहाँ पर शैलियों की बात की थी, ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपसे टाइम पीरियड और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कहाँ की शैलियाँ हैं। तो रीनेसेंस और बारोक ये दोनों शैलियाँ कहाँ की हैं? इटली की हैं। रीनेसेंस का टाइम पीरियड है 1400 से लेकर 1800 के मध्य। बारोक की शैली है 1550 से लेकर 1750 के मध्य। अगर हम रोकोको शैली की बात करें तो ये फ्रांस की देन है, फ्रांस में विकसित हुई और टाइम पीरियड है इसका 1715 से लेकर 1775। अगर वहीं हम बात करें नियो क्लासिक शैली की तो 1775 से लेकर 1800 के मध्य विकसित हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस में। 4 पॉइंट हैं, चारों में
2-2 4-4 बातें ध्यान रखनी हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आज आपका ये फर्नीचर वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। हमने हर एक चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है, कोई भी बिंदु आपका छोड़ा नहीं है। अब कल हम देखेंगे किसके बारे में? पुष्प सज्जा बच रही है। कल हम पढ़ेंगे पुष्प सज्जा और एक लास्ट हम प्रैक्टिस करेंगे इसके, जिसमें जो अभी आपने हाल-फिलहाल में पढ़ा है और जो ऐसी चीज़ें जो कि हमने छोड़ रखा है छोटी-छोटी बिंदुओं को, जैसे कि अभी हमने आपसे 4P, 3R, 4R इन सब के बारे में बात नहीं की। हालाँकि अभी कुछ दिनों पहले ही बात की थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसको अलग से नहीं पढ़ा है। तो इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे, देन हम स्टार्ट कर देंगे आपका न्यूट्रिशन साइंस और थ्योरी तो आपने कर रखी है, हम करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से एक बार पूरे सिलेबस को फिर से कवर अप करेंगे किसके न्यूट्रिशन साइंस के। तो आप में से जिन लोगों ने थ्योरी की क्लास नहीं ली है वो चैनल पर जाएँगे, प्लेलिस्ट बनी है अलग-अलग हर एक जो है आपके ब्रांच का अलग-अलग फ़ोल्डर बना है। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे न्यूट्रिशन साइंस के नाम से एक फ़ोल्डर बना है। आई थिंक 50 प्लस क्लासेज़ आपकी होंगी 55 या 54 के आस-पास क्लासेज़ होंगी। तो आप एक-एक क्लास को देखेंगे आराम से, नोट्स भी बना लेंगे। समय है अभी आपके पास, रिवीज़न करते रहेंगे, हम प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।